क्या होगा अगर 33 माइनर्स माइन कोलैप्स होने कारण 69 दिनों तक बिना खाए पिए उन्होंने सरवाइव किया और कैसे उनको बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। यह एक्सीडेंट 5 अगस्त 2010 को नॉर्थ चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित सैन होसे नाम की एक पुरानी कॉपर और गोल्ड माइन में हुई थी। सैन होसे माइन गोल्ड माइन काफी पुरानी थी और उसका स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका था। इस माइन में सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे नहीं थे और इससे पहले भी यहां कई बार एक्सीडेंट्स हो चुके थे। माइन की छत के स्ट्रक्चर में दरारें आ गई थीं और समय के साथ वे दरारें बढ़ती गईं। 5 अगस्त को माइन के अंदर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ऑपरेशंस चल रहे थे। इसी दौरान माइन की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे टनल का एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि माइनर्स को बचने का कोई मौका नहीं मिला। जब माइन कोलैप्स हुई तब 33 माइनर्स 700 मीटर अंडरग्राउंड फंस गए। उस समय माइनर्स माइन के अंदर कई अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन जब कोलैप्स हुआ वे सभी मेन एक्सेस टनल में फंस गए। छत गिरने से पूरा टनल बंद हो गया और माइनर्स का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। माइनर्स को सिर्फ एक छोटा सा स्पेस मिला था जहां वे सभी फंसे थे। इस जगह को रिफ्यूज कहा गया। रिफ्यूज में हवा के लिए कुछ छोटी टनल्स थीं, लेकिन वे भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। रिफ्यूज में सिर्फ कुछ दिनों का खाना और पानी मौजूद था। माइनर्स को यह नहीं पता था कि बाहर की दुनिया को उनके जिंदा होने का पता है या नहीं और उनको बचाने का कोई प्रयास हो भी रहा है या नहीं। खान के अंदर तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस था और ह्यूमिडिटी बहुत अधिक थी। बिजली न होने के कारण वहां पूरी तरह से अंधेरा था। मजदूरों ने अपने हेलमेट की लाइट्स और बैटरियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे भी जल्दी खत्म होने लगी। इन कठिन परिस्थितियों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। पहले कुछ दिनों तक माइनर्स ने उपलब्ध फूड और वाटर को बहुत ही केयरफुली रैशन किया। उन्होंने हर आदमी के लिए सिर्फ 1 चम्मच ट्यूना, 1 घूंट मिल्क और आधे ग्लास पानी की रैशनिंग की। बिना प्रॉपर वेंटिलेशन और लिमिटेड फूड के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। हादसे के तुरंत बाद खान के मालिक और स्थानीय प्रशासन को इस दुर्घटना की जानकारी मिली। स्टेटिंग में उन्होंने खुद से ही रेस्क्यू कार्य शुरू किया, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कार्य उनकी क्षमता से बाहर है। इसलिए चिली की सरकार ने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मदद की मांग की। चिली सरकार ने तुरंत ही एक विशाल बचाव अभियान शुरू किया। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने इस अभियान की निगरानी स्वयं की। बचाव कार्य को सफल बनाने के लिए 3 मेन प्लान बनाए गए, जिन्हें प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी नाम दिया गया। प्लान ए के तहत ऑस्ट्रेलियन निर्मित स्ट्राटा 950 ड्रिल का इस्तेमाल किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था एक नया शाफ्ट बनाना जो मजदूरों तक पहुंच सके। यह ड्रिलिंग 7 अगस्त को शुरू हुई, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी थी और अनुमान लगाया गया कि इससे मजदूरों को निकालने में कई महीने लग जाएंगे। प्लान बी में ट्राम T130 XDE ड्रिल का यूज किया गया। यह मशीन तेजी से ड्रिलिंग करने में सक्षम थी और इसका यूज पानी के कुएं खोदने के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत 19 अगस्त को ड्रिलिंग शुरू की गई। प्लान बी को एंड में सक्सेस माना गया। प्लान सी में रिग 421 नाम की एक मशीन का यूज किया गया, जिसे कनाडा से मंगवाया गया था। इसका उद्देश्य था एक और वैकल्पिक रास्ता बनाना, लेकिन इस योजना को प्लान बी की सफलता के बाद रोक दिया गया। 22 अगस्त 2010 को प्लान बी के तहत ड्रिलिंग करते हुए एक छोटा सा छेद मजदूरों के रेफ्यूज तक पहुंच गया। इस छेद के माध्यम से मजदूरों ने एक नोट भेजा जिसमें लिखा था, Estamos bien en el refugio Los 30, जिसका अर्थ है हम 33 लोग रेफ्यूज में सुरक्षित हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में उत्साह पैदा कर दिया और बचाव अभियान को नई ऊर्जा मिली। छेद के माध्यम से मजदूरों को भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान भेजा जाने लगा। इसके लिए पलोमा नाम की छोटी कैप्सूलों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही मजदूरों के परिवारों और मेंटल हेल्थ विशेषज्ञों के साथ संवाद भी स्थापित किया गया ताकि उनका मनोबल बना रहे। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष कैप्सूल बनाया गया जिसे फीनिक्स नाम दिया गया। चिली की नौसेना और कोडल्को माइनिंग कंपनी ने मिलकर इस कैप्सूल को डिजाइन किया। यह कैप्सूल स्टील का बना था और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम और आपातकालीन निकास के साधन थे। कैप्सूल का डायमीटर लगभग 54 सेंटीमीटर था और यह एक समय में एक ही व्यक्ति को ले जा सकता था। 12 अक्टूबर 2010 नाच को बचाव अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया। फीनिक्स कैप्सूल को एक विशेष ड्रिल किए गए शाफ्ट में उतारा गया
और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला गया। पूरा बचाव अभियान 22 घंटे 45 मिनट आज तक चला। सबसे पहले एक अनुभवी रेस्क्यूअर को कैप्सूल में नीचे भेजा गया ताकि वह मजदूरों को प्रक्रिया के बारे में समझा सके और उनकी स्थिति की जांच कर सके। इसके बाद एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला गया। हर मजदूर को कैप्सूल में बांधा गया और धीरे धीरे ऊपर लाया गया। सबसे पहले बाहर निकाले गए मजदूर का नाम फ्लोरेंसियो एवालामम था और अंतिम मजदूर दा लुइस उर्जुआ, जो कि शिफ्ट के सुपरवाइजर थे। 13 अक्टूबर 2010 को करीब 59 दिनों बाद खनिकों को एक एक करके इस कैप्सूल के जरिए बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को दुनिया भर में लाइव प्रसारित किया गया और इसे इंजीनियरिंग और मानव धैर्य की एक मिसाल माना गया। सभी 33 खनिक सुरक्षित बाहर निकाले गए। इस बचाव अभियान में कई देशों ने मदद की। नासा ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भेजा जिन्होंने मजदूरों की देखभाल में मदद की। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों ने तकनीकी सहायता और उपकरण प्रदान किए। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवता की एकता का एक शानदार उदाहरण बना। बचाव के बाद सभी मजदूरों को तुरंत चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। कुछ मजदूरों को त्वचा के संक्रमण, आंखों की समस्या और मानसिक तनाव की शिकायतें थीं, लेकिन अधिकांश मजदूर शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें विशेष सलाहकारों की मदद मिली। ऐसी और भी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।